नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। हमारे आसपास कितने सारे केसेस होते हैं, हम उनको देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, कुछ समझते हैं और उसके बाद हम मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन कभी हम एक लॉयर की नज़र से किसी भी केस को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लॉज क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, डिसीजंस कैसे आते हैं। ये रातों रात हाई प्रोफाइल केसेस के लिए जब हियरिंग होती है तो वो किस बेसिस पे होती है, क्या वो सही है नहीं है, ये सारी जो लॉ की दुनिया है उसकी सैर आज हम कराएंगे इस एपिसोड में। आज हमारे साथ है एडवोकेट अपूर्व जानी, जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें बताएंगे कि एज ए क्रिमिनल लॉयर वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं और हाई कोर्ट में कैसे उन्हें पेश करते हैं। सो वेलकम टू द शो सर। Thank you for having me. सो सबसे पहले व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ क्रिमिनल लॉयर? क्योंकि क्रिमिनल लॉयर बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लगता है हमें। Difficult भी है, fascinating भी है. So every lawyer who comes up today and the students who are studying today will have an inclination towards criminal law क्योंकि वो थोड़ा fascinating है. So the purpose for me was कि जब when I was studying, my father was a judicial officer. So we had seen in my family, whenever an accused is arrested, he used to be produced in 24 hours before a magistrate. So at times when he was at home, the accused would be presented before him. So I used to see police officers coming in, bringing accused. So I was always inclined towards knowing what was going on. And this is always something different. So that is what gave me the initial push towards this. And because I was acquainted with this eventually, I used to visit courthouses. And that is what gave me this path to choose this career in law. लेकिन बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रीम्स हैं, जैसे सिविल लॉयर्स भी होते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स भी होते हैं, दूसरे फिर आप जज भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉयर ये बनना कितना डिफिकल्ट है और इस रास्ते पे जो चलते हैं उनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं? राइट, सो अंडर द लॉ देयर इज नो स्पेशलाइजेशन एज सच. ओके, ये बहुत वास्ट फील्ड है. ऑल दैट यू नीड टू हैव इज अ डिग्री ऑफ लॉ. वंस यू हैव अ बैचलर्स डिग्री यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. फिर अपना एरिया, कौन से एरिया में प्रैक्टिस करना है, दैट इज अप टू यू. ओके, You can practice on one side, you can practice on several sides, you can practice on all sides. You can start practicing before the court which is at a taluka place, to a district court, to the high court and to the supreme court. There is no restriction in law. ओके, All that you will have to do is you will have to find out what suits you the best. तो वो आपको decide करना है. One thing is that you'll have to continuously keep studying and keep yourself updated. The more you expand yourself into different fields, the more you'll have to be updated about all the fields. अगर आप क्रिमिनल में इंटरेस्टेड है और आप वही कर रहे हैं, then you will confine yourself to that. तो आपको बस वही उसके साथ ही अपडेटेड रहना है. अगर आप सभी फील्ड्स में जा रहे हैं तो आपको सभी फील्ड्स में अपडेटेड रहना है. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू विल हैव. और ये डायनामिक है, इट इज़ नॉट स्टैटिक. जो आज है कल वही होगा ऐसा नहीं है. विथ मोर जजमेंट्स कमिंग इन, it's all about interpretation in law. How the judges interpret is the final say, the authority. तो judges क्या कहते हैं, daily judgments नए आते हैं, तो वो आपको updated रहना पड़ता है. And that is the biggest challenge, I believe. Share some interesting case. I'm sure you must have faced a lot of cases और उसके लिए आपने argument किया होगा. कोई ऐसा interesting case जिसमें आप जो memorable रहा हो आपके लिए? Right. So there is one case that I can remember. It's known as preventive detention law. So in Gujarat we have something called PASA, Prevention of Antisocial Activities Act. तो उसके अंदर एक accused को he was booked under PASA. फिर क्या होता है कि PASA का ऑर्डर करने वाली अथॉरिटी होती है वो either is a commissioner of police or it's a superintendent of police. Order passed by either of them will have to be approved by the state government. तो इस केस में क्या हुआ था कि एक बार ऑर्डर हो गया पासा का, ही वाज अरेस्टेड, ही वाज डिटेन्ड इनसाइड प्रिजन, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर अप्रूव नहीं किया था. ओके, लेकिन उसको छोड़ा नहीं था. आई हैड फाइल्ड अ पिटिशन चैलेंजिंग द ऑर्डर, बट बाय द टाइम द पिटिशन कुड बी हर्ड,
the communication was placed on record saying that the state government itself has not approved the order and therefore the order stands revoked now. उसका भाई मेरे पास आया था, उसके फैमिली मेम्बर्स, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब ये प्रोग्रेस है कि उनको छोड़ नहीं रहा है. तो मैंने पूछा उनको कि कोई और केस में अगर है तो वही एक रीज़न है कि उसको छोड़ा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि और कोई केस है ही नहीं इसके ऊपर. तो मैंने बोला कि फिर इसको अंदर रख ही नहीं सकते, एक बार स्टेट गवर्नमेंट जब रिवोक कर लिया ऑर्डर फिर अंदर रखने का कोई सवाल ही नहीं है. तो वो लोग ये सूरत जेल में था, तो वो लोग वहाँ पे गए इंक्वायर करने के लिए. अथॉरिटीज़ ने बोला कि नहीं ये तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे इनको. तो इन्होंने ऑर्डर दिखाया फिर भी मना कर दिया. तो फिर एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन होती है यहाँ पे हाई कोर्ट में. वो पिटिशन में अगर कोई इलीगल डिटेंशन है किसी का भी तो उसको छुड़ाने के लिए ये हेबियस कॉर्पस पिटिशन होती है. तो मैंने वो पिटिशन फाइल की यहाँ पे. बिफोर द मैटर वाज शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग, उसको अर्ली मॉर्निंग रिलीज, अब कोर्ट खुलती है सुबह 11 बजे, हियरिंग 11 बजे के बाद होता है, अगले दिन उसकी लिस्ट आ जाती है. तो फिर जो गवर्नमेंट लॉयर होते हैं उनको पता होता है कि नेक्स्ट डे ये केस मेरा है, मुझे भी पता होता है कि मेरा नेक्स्ट डे केस ये है. वो इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं अपनी अथॉरिटीज़ के पास से. तो इन्होंने पूछा होगा और थोड़ा इंक्वायर किया होगा, तो उस दिन उसको सुबह रिलीज कर दिया बिफोर हियरिंग ऑफ द मैटर. फिर व्हेन द मैटर वाज हर्ड, द कोर्ट, it was the government lawyer's argument that now he has been released and now this petition will not survive. But court said that no, he was detained for a period of 21 days even after the order was revoked by the authority, by the state government. Thereafter he was illegally detained for 21 days and therefore court asked for a report to be submitted by the higher officers. फिर इंक्वायरी हुई, जेल में गए, वहाँ के ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स लिए और एक्सप्लेनेशन कोर्ट ने मांगा कि वाई वॉज इट दैट द ऑर्डर नाउ इन टुडेज टाइम व्हेन ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज एन ईमेल. तो अथॉरिटीज़ का ही एक्सप्लेनेशन है, जेल अथॉरिटी का, दैट वी नीदर रिसीव्ड द फैक्ट्स नॉर द ईमेल. कोर्ट डिड नॉट फाइंड इट एक्सेप्टेबल एंड कोर्ट हैड ग्रांटेड हिम compensation of 50,000 rupees for 21 days illegal detention. This is one case that I remember. तो मतलब आप क्रिमिनल्स को पैसा भी दिलवा देते हो. क्रिमिनल बट अब ये क्रिमिनल तो था नहीं. स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने माना कि इसका डिटेंशन नेसेसरी नहीं है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने रिवोक कर दिया. अब ये सिर्फ कम्युनिकेशन लैप्स था. एंड इफ अ पर्सन हैज टू स्टे बी इनसाइड द जेल फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days फॉर mere lack of communication और लेथार्जी बाय द ऑफिशियल्स, तो उसके लिए ही कोर्ट ने कंपनसेशन दिया है. तो मतलब ऐसा होता है दैट गवर्नमेंट टेक्स केयर ऐसे केसेस में. गवर्नमेंट अब उनके लिए भी बहुत ज्यादा है. जुडिशरी ऑफ कोर्स, यस. इफ यू पॉइंट आउट दैट दिस इज वेयर द गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट. अब देखिए, हमारे केसेस प्राइवेट केसेस होते हैं जिसमें पार्टीज हम रहेंगे, सामने कोई इंडिविजुअल रहेगा या कोई कॉर्पोरेट रहेगा. लेकिन द बिगेस्ट लिटिगेंट बिफोर अ कोर्ट इज द गवर्नमेंट. सभी क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट विल नेसेसरीली बी अ पार्टी एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट कंप्लेंट्स. वहाँ भी पुलिस का अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो उनसे रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, वो एलिमेंट रहता ही है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी देयर. लेकिन बाकी सब केसेस में वेयर देयर इज एन एफआईआर एंड द केस कमेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एन एफआईआर, the state government will necessarily be a party and it is not the complainant. अगर आज मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं कंप्लेंट करने जाऊँ, I'll go to a police station, get an FIR registered. फिर मुझे वो प्रोसिक्यूट आगे नहीं करना है. Investigation will be done by the police officials and the case will be presented inside the court by the public prosecutor. तो जो गवर्नमेंट लॉयर होते हैं, they are called public prosecutors for the purpose of criminal trials. Right. The public prosecutor will conduct the entire trial. Until now इट वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड. तो अब उसमें एक चीज ऐसी होती थी कि मुझे कहीं लग जाए कि मेरा केस ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है. इफ द गवर्नमेंट लॉयर इज नॉट पुटिंग अक्रॉस सर्टेन पॉइंट्स व्हिच शुड हैव बीन देयर. सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया है दैट अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम. सो देयर आर टू थिंग्स, वन व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डन एंड वन की लॉ में चेंज आया है. तो विक्टिम की डेफिनेशन ऐड हुई है. विक्टिम को राइट दिया है टू पार्टिसिपेट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया है, अभी रिकग्नाइज किया है वो राइट, दैट विक्टिम हैज द राइट पार्टिसिपेट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑल थ्रू आउट. वो नीचे की कोर्ट में हो, वो अपील में हो सकता है कि मैंने जिसके सामने एफआईआर की है वो उसको बेल मिल रही है. सो विल आई बी वेरी हेल्पलेस व्हेन ही इज गेटिंग द बेल? विल आई नॉट गेट एन ऑडियंस बिफोर द कोर्ट टू पॉइंट आउट दैट दिस इज व्हाट ही हैज डन, दिस इज वेयर हिज फॉल्ट लाइज एंड ही शुड नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल?
तो अभी तक ये रिकॉग्नाइज राइट नहीं था, बट Hmm. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द विक्टिम हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोसीडिंग्स ऑल थ्रू आउट इन अ क्रिमिनल मैटर. मतलब अगर अब ऐसा कोई केस होता है तो वो विक्टिम इस पे भी कुछ रेस कर सकता है क्या अपने है, लॉयर के पब्लिक गाइडेंस. प्रोसिक्यूटर विल डू हिज जॉब, उसको तो हाँ. करना ही है. हाँ. And victim can either appear himself or can engage a lawyer who will assist and aid the public prosecutor. तो वो Right. अपने, but he did not have until now he did not have a recognized right of representation which he now has. Okay. So ये बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं इन लाइक. Yes. Law का एक basic principle है कि it cannot be static. उसको dynamic रहना है. With the needs which are being recognized, with new rights being recognized, लॉ में कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस तो आना ही है. तो अगर एक रिजिडी रह गया तो फिर तो देयर इज नो प्रोग्रेस. तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू राइट्स व्हिच आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, वो चेंज होते रहता है. लाइक यू हैव टू कीप स्टडिंग. यस, वो तो हमको अपडेटेड रहना ही पड़ता है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो भी आपका कहते हैं क्लाइंट है, अब वो गिल्टी है. तो हाउ डू यू चूज द केसेस? मतलब ये एथिक्स के ऊपर रहता है या फिर हाउ डू यू लाइक थिंक कि मुझे ये लड़ना है नहीं लड़ना है? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एडवोकेट्स एक्ट. वो एक्ट है कि जो लीगल एजुकेशन से लेके एडवोकेट की एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द एडवोकेट्स एक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम लीगल एजुकेशन to how he must conduct himself before the court, what are his duties, what are his rights, what are his obligations towards the court, towards the client, towards the opponent, वो सब defined है law में. One fundamental duty of a lawyer is not to refuse a brief. उसको unless for his personal compelling reasons he can refuse a brief. ऐसा नहीं कि उसको accept करना ही करना है, लेकिन ordinarily he should not refuse the brief. ऐसा है. वो guilty है कि नहीं, वो हमारा काम नहीं है. It is not for a lawyer to decide whether he is guilty or not. It is for the court to decide. All that we'll have to do is represent him to best of our abilities. Personal reasons की वजह से मुझे अगर कोई केस नहीं लेना है, then I'll refuse कि ये मैं नहीं ले सकता. Where I consciously believe that he appears to be guilty of this, so what I'll do is कि अगर मैं उसका केस फिर भी ले रहा हूँ, then I'll not be able to adequately represent his case. So I'll also do injustice to him because I'll be pitching something to the court which I myself do not believe in. Right. Otherwise our job is to represent him to best of our abilities and according to the provisions of law, whatever rights are available to an accused. ऐसा नहीं कि accused के पास कोई rights नहीं है, उसके पास भी rights है, but he would not be aware. तो उसको effective representation मिले, वो हमको देखना होता है. तो जैसे आप कहते हैं कि आपको रिफ्यूज नहीं करना है कोई भी केस, आपने कोई ऐसा केस लिया है जहाँ पे आपको फिर डिसीजन ऐसा आया हो, या फिर आपने मतलब डिसाइड नहीं किया हो कि ये गिल्टी है नहीं है, बट वो एक्चुअल में है और उसको आपने रिप्रेजेंट किया हो, एंड देन अंदर से आपको पता है कि दैट ही इज एट फॉल्ट? No, I don't think I have, because I have never asked any of my clients whether they have done it or not. Law में there is something called privileged communication. वो एक husband और wife के बीच का जो communication है, it comes under the category of privileged communication. ऐसे प्रोफेशनल के साथ भी है. अगर डॉक्टर को मैंने बता दिया, फॉर एग्जाम्पल, इफ लेट्स से दैट आई एम कंज्यूमिंग अ सब्सटेंस व्हिच इज बैंड, एंड इफ आई टेल माय डॉक्टर दैट आई एम कंज्यूमिंग दिस, और उसका प्रोफेशन में वॉट एवर कम्युनिकेशन इज मेड विथ हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन, वो एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है. सिमिलरली लॉ में एग्जाम्पल ही है, इट इज इन द बुक दैट इफ an accused comes to a lawyer, says that I've committed murder of a person called B, and I want you to defend me, then that is called a privileged communication. I cannot disclose it. Even if I disclose it before court cannot take cognizance of this. तो ये privileged communication भी है, तो court उसका cognizance भी नहीं ले सकता. Right. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हियरिंग जो है वो लंबी चली जाती हैं, बहुत सालों साल लगते हैं. तो ऐसे केसेस में आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो भी विक्टिम है या फिर अक्यूज्ड है, जो भी है, वो इम्पेशेंट हो जाएं, तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं, एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस कि किसकी वजह से डेट्स जो हैं वो हमें मिलती रहती है? कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लॉयर्स है वही सामने से जज को बोलते हैं, सर हमें अगली डेट दे दो. करेक्ट. सो व्हाई इज दैट? So there are multiple reasons behind this. The first reason that I can think of is the lack of the number of judges which are there is far too inadequate
to be able to handle all the cases. The number of cases keep on rising. और एक ऐसा नहीं है कि केस फाइल होने में it only takes 1 minute for me to come here and file an application. But for that application to be decided, it takes several stages and quite some time for it to be disposed of. तो incoming बहुत है, उसका disposal कम है because the amount of time which is required. Inadequate number of judges, that is one reason. Second is process में there are certain technicalities. उसके चलते काफ़ी बार ऐसा होता है कि डेट्स नेक्स्ट वाले हो जाए. अब मेरे पास आज 50 केसेस है on a given date. If I have 50 cases, I'll not be able to attend all of those cases. True. मुझे रिफ्यूज भी नहीं करना है अगर नई मैटर आ रही है. If I am seeing कि ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड है मेरे लिए, then I can refuse. Ordinarily लॉयर को रिफ्यूज नहीं करना है. फिर 50 केस में I'll not be able to handle all 50 cases. So I'll adjust कि ये केसेस प्रायोरिटीज हैं और ये केसेस आर द वंस कि जिसमें नेक्स्ट डेट पे हम प्रोसीड कर सकते हैं, तो उसको प्रायोरिटी देते हैं. अब क्लाइंट्स की बात है तो क्लाइंट्स को विल हैव टू मेंटली उनको बोलना है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है, दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम. और एक परसेप्शन उनमें भी है कि एक बार कोर्ट में गए तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा. एंड वी टेल देम इट्स नॉट दैट यू स्टेप इन टुडे इन अ कोर्ट हाउस एंड यू विल बी एबल टू गेट आउट टुमारो. वो पॉसिबल ही नहीं है. इट्स अ प्रोसेस विच विल टेक इट्स टाइम और it's the cost that you'll have to pay in terms of not only the monetary cost that you'll pay, but also in terms of time and patience. It is what you will have to undergo because ये process है और उसमें उतना टाइम लगता है. तो अब जजेस का भी क्या होता है कि एक जज का, आज मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एक जज के केस लिस्ट में आज की डेट में 100 क्रिमिनल केसेस हैं. इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू डील विथ ऑल 100 केसेस कि या आज के एक दिन में 100 केसेस खत्म हो. लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि टेक्निकली एक स्टेज आगे बढ़ जाता है तो इवेंचुअली हर डेट पे आज की डेट में एक काम, इस केस में ये काम हो गया. इस तरीके से वो एडजस्ट होता है कोर्ट्स के लिए भी. राइट. तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे बच्चा हो तब केस दर्ज किया गया हो और वो बूढ़ा हो जाए, शायद मर भी जाए, उसके बाद उसके डेट आते हैं. तो ऐसे केसेस में क्या होता है एंड व्हाट आर दी ऑप्शंस, लाइक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो होता है वो क्या चीज है, उसको कौन कौन उसको कंज्यूम कर सकता है या फिर उसका सजेशन लॉयर का लेके कर सकता है? जी, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज द बेस्ट वे एक्सेप्ट फॉर हीनियस ऑफेंसेस. अगर किसी का मर्डर हुआ है तो वहाँ लॉ डज नॉट परमिट कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस. या रेप केस हो गया तो उसमें कंपाउंडिंग परमिसिबल नहीं है एक्सेप्ट सच केसेस, लेस सीरियस केसेस इन क्रिमिनल एज वेल इन सिविल केसेस. सेटलमेंट करना एक अच्छी चीज़ है बिकॉज अदरवाइज यू विल पे इन टर्म्स ऑफ टाइम, in terms of your energy, at the cost of your mental peace, and you will still have the uncertainty sword hanging on your head कि पता तो है ही नहीं, इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी, टाइम इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोर्ट के इतने चक्कर लगा दिए और फिर भी रिजल्ट क्या आना है वो डिसाइडेड है ही, गारंटी नहीं है. तो कुछ थोड़ा लेट गो करके अगर आपको एक फेवरेबल सिचुएशन पे आप पहुंच सकते हैं तो वो मीडिएट करके वो करना बेटर है. और ये कौन सजेस्ट करता है? ये दोनों पार्टी के लॉयर्स मिलके उन्हें सजेस्ट करते हैं? यस. हाउ डज दिस हैपन? करेक्ट. सो कोर्ट भी कर सकता है, जजेस विल आल्सो टेल देम. अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, ब्रदर्स में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो कोर्ट विल इटसेल्फ मेक एन एंडेवर टू सी कि अगर ये सेटल हो जा रहा है आपके बीच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, तो कोर्ट विल, द जज विल सजेस्ट, लॉयर्स भी सजेस्ट करते हैं. इस पर्पस के लिए कोर्ट्स में मीडिएशन सेंटर्स बनाए गए हैं वेयर मीडिएटर्स, ट्रेन्ड मीडिएटर्स गिव देयर सर्विसेज. और बहुत ज़्यादा टाइम वो वॉलंटरी सर्विसेज ही होते हैं कि अपने स्पेयर टाइम में लॉयर्स करते हैं, वो रिटायर्ड जजेस करते हैं और मीडिएट करते हैं पार्टीज़ के बीच में, उनको ये सिचुएशन पूरी एक्सप्लेन करते हैं. एक पार्टी को सुन लिया, फिर दूसरी पार्टी को सुन लिया, फिर एक प्रपोजल दिया, इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं आपके बीच में. तो और वो ट्रेन्ड मीडिएटर्स होते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है काफ़ी केसेस में कि सबको लगता है कि मेरे साथ इतना इनजस्टिस हो गया है, दोनों पार्टीज को ये लगता है. अगर केस प्रोसीड हुआ तो दोनों में से हो सकता है कोई एक ही जीतेगा, ऐसा नहीं कि दोनों जीत जाएंगे. But this will be a win-win situation where both of them will have to let go certain part of their claim और settle करके अगर वो हो जा रहा है
तो इट विल वर्क आउट फॉर बोथ ऑफ देम। राइट, और इससे कोर्ट का टाइम भी बच जाएगा। कोर्ट का टाइम भी बच जाएगा, रिसोर्सेज बच जाएंगे, ह्यूमन आवर्स बच जाएंगे। लेकिन बहुत लॉयर्स के लिए advantages हैं। नुकसान नहीं है। लॉयर्स के लिए नुकसान ऐसा नहीं है। अब ये प्रोफेशन ऐसा है कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है हमारे पास, तो हमको ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ चलो एक केस आ गया तो इतने पैसे मेरे पास चल के आ रहे हैं। दैट इज नॉट हाउ दिस शुड बी परसीव्ड। लोग कोर्ट में डॉक्टर्स के पास खुशी से नहीं जाते। राइट, उनको जब कंपल्शन होता है या हेल्पलेस होते हैं तभी जाना पड़ता है। उनकी ये अगर हेल्पलेसनेस सिचुएशन है, अभी वो हेल्पलेस है, तो हमारा काम ये नहीं कि वहाँ से जितना पैसा ले सके उतना ले ले, वो पर्पस से नहीं होना चाहिए। तो नुकसान वहाँ नहीं देखना है, वो देखना है कि एक सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन डिस्प्यूट का मिल गया है, तो वो दैट शुड बी द प्रेफरेंस। राइट। अभी के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब हर कोई फील्ड में आगे बढ़ रही है। Correct. और उसका यूज हो रहा है। करेक्ट। तो आपके फील्ड में एज ए क्रिमिनल लॉयर आप क्या क्या टेक्नोलॉजीज जो हैं उसका यूज कर रहे हैं? एआई क्या आपको हेल्पफुल होता है? एआई थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए यूजफुल होना, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स वे इन होते हैं। जब केस एक डिसाइड करना होता है, जब मैटर प्रिपेयर करना होता है, जब आर्ग्यू करना होता है, तो इंट्रिकसीज एआई के लिए मुश्किल है हर एक केस में से फाइंड आउट करना। उसका काम डेटा प्रोसेसिंग है और वो कैलकुलेशंस के ऊपर है। ये इसमें कैलकुलेशन उतने नहीं है। हमारे फील्ड में टेक्नोलॉजी का काफ़ी कुछ अभी एडवांटेज है, और एक बड़ा एडवांटेज क्रिमिनल लॉ फील्ड में ये है कि पहले क्या होता था कि इन्वेस्टिगेशन कुछ अगर हो गया तो पुलिस में एफआईआर रिपोर्ट होगी, फिर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा यहाँ पे, को पूछेगा। अब उसको पता तो है नहीं। अब आज से 20 साल पहले का आप सोचिए, तो तब मोबाइल वगैरह नहीं था, उतना वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं था। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भी अगर यहाँ हो रहा है तो लोग निकाल के फोन में वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्लू उनको मिल जाती है कि क्या हुआ था। जो गिल्टी नहीं है, जो इनोसेंट है, उसके पास भी शायद अपना प्रूफ हो जाए दिखाने के लिए कि मैं इनोसेंट हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। और पुलिस को क्लू मिल जाए कि गिल्टी कौन है। एक चीज ये हुई। पहले तो क्या होता था कि सबको पूछेंगे और किसका ज्यादा रिलायबल वर्जन लग रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा, उस एंगल से होगा। हो सकता है कि उसमें ट्रूथ बाहर आए ही नहीं। True. अगर ये सब एविडेंसेस अवेलेबल है तो टेक्नोलॉजी के चलते द ट्रूथ विल सरफेस। दैट इज वन। कोर्ट में भी ये काफी काम आ रहा है। पहले होता था कि बल्कि फाइल्स हुआ करती थी, अभी भी है। कोविड वाज द टाइम व्हेन the use of technology was sort of compulsion for all the courts to be able to function. कोर्ट जाना तो कोर्ट प्रेमाइसिस में जाना तो मुश्किल ही था, बंद ही था। इनफैक्ट जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे 1-1.5 या 2 महीना कोर्ट बंद रही थी, और इवेंचुअली द आइडिया ऑफ वर्चुअल हियरिंग केम अप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फिर हियरिंग होने शुरू हुए। 6-8 महीने या 1 साल वाज द पीरियड ड्यूरिंग विच द कोर्ट्स फंक्शन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक चीज ये भी हो गई, और उससे एक एडवांटेज एक दूसरा ये भी है कि आज मुझे यहाँ अहमदाबाद में बैठे बैठे अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर लिस्ट हुआ है तो मुझे वहां जाने की जरूरत है नहीं। I can appear through virtual mode and attend a matter in the Supreme Court, and next matter could be attended here in Ahmedabad. So this is also an advantage. Or similarly for any lawyer, he can connect to any court from anywhere. Eventually what we are hearing is that it will be obligatory for all the courts to give an option of hybrid hearing. कि कोई वहाँ का लोकल अगर है तो वो फिजिकली अपीयर हो रहा है, और उसका कंटेस्टिंग लॉयर है वो कहीं और से अगर उसको अपीयर होना है तो वो अपीयर हो रहा है। और कोर्ट को ये मैकेनिज्म कंपल्सरीली इवेंचुअली देना पड़ेगा। अभी गुजरात की बात करें तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। You can even sitting inside your office, you need not even go to court. Okay. Sitting inside your office in Ahmedabad itself, you can appear in the court. तो ये ऑप्शन यहाँ पे तो अवेलेबल हो गया है। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। So you can work from home. We can. Yes. Even if you are into your vacation or if you are attending a wedding or anything, correct. you can. We can appear. राइट। अब जैसे कुछ जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो उसके बारे में सबको सब कुछ पता नहीं होता है। करेक्ट। क्या क्या सेक्शंस लगे हैं उसमें, क्या सजाएं होती हैं, ये सब। व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट यू बिलीव दैट नीड्स टू बी डन इन आवर जुडिशियल सिस्टम? रिफॉर्म्स की मैं बात करूं तो अभी इनफैक्ट 3 new laws have come up. The old ones were first Indian Penal Code, which was the main criminal act, what we can call, governing all the crimes. और दूसरे काफ़ी acts हैं, enactments हैं, but Indian Penal Code was the primary one. That was enacted in the 1860. 1860 के बाद अभी 2023 में नया आया है भारतीय न्याय संहिता. It has been replaced. Okay.
And similarly, the criminal procedure code, that has also now, the new criminal procedure code has come up in 2023. A new evidence act has come up in 2023. There are several reforms in the new acts which have come up in 2023, and in fact अभी तक वो notify हो गए हैं, लेकिन the date of for the new acts to come into force is 1st of July 2024. ओके. तो अभी थोड़े टाइम बाद वो इफेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे, अभी नहीं है. काफ़ी रिफॉर्म्स हैं उनमें. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को थोड़ा कवर कर लिया है. पहले क्या होता था कि कोर्ट में से अगर मैंने आपके सामने कोई केस अगर किया है, आपको तो कोई पता नहीं है, मैं अपने लॉयर के पास जाऊंगा, अपना केस फाइल वो ड्राफ्टिंग करेगा, कंप्लेंट ड्राफ्ट करेगा, सिविल मैटर है तो वो अपना प्लेन ड्राफ्ट करेगा, कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फिर कोर्ट को आपको वो नोटिस इशू करना है कि आपके सामने ये ऐसा कुछ आया है, व्हाट डू यू हैव टू से, यू प्लीज अटेंड द कोर्ट, और अगर आप अपीयर नहीं हो रहे देन कोर्ट विल प्रोसीड ऑन इट्स ओन. इट इज कॉल्ड समन्स. तो सामने वाली पार्टी को एक समन्स आता है, समन्स बाय द कोर्ट. अभी तक वो फिजिकली डिलीवर करना होता था, और अगर वो पर्सन उसने खुद ने अगर अटेंड नहीं किया तो उसके पास एक कहीं कहीं लूप होल रह जा रहा था कि मुझे तो मिला ही नहीं है नोटिस. तो अभी डिजिटली, अब तो सबके पास व्हाट्सएप है और डिजिटल मोड ऑफ रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स है. लॉ में भी ये चीज इनकॉर्पोरेट हो रही है दैट इवन डिलीवरी थ्रू डिजिटल मोड इज नाउ एक्सेप्टेड. ओके. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि लॉयर्स जो हैं, जैसे क्रिमिनल लॉयर्स हैं, आपके साथ आपके कलीग्स होंगे, वो सब होंगे, वो सब फ्रेंड्स होते हैं. और कभी ऐसा केस हुआ है कि आप दो फ्रेंड्स हो, आमने सामने हुए हो, ऐसा कभी होता है, तो उसको कैसे डील करते हो? उसको नॉर्मली वी चूज नॉट टू अपोज ईच अदर, बट देन दोस्ती से ज्यादा एक टाइम पे अगर पहले ड्यूटी आएगी ही आएगी. ऐसा नहीं होगा कि उसमें अगर मेरा फ्रेंड अपोज कर रहा है मुझे तो मैं उसको कुछ कोई कंसेशन दे दूंगा, या ऐसा कुछ नहीं होगा. हो सकता है दिस विल बी एडवांटेजियस इन अ प्लेस वेयर आई विल बी एबल टू प्रिवेल अपॉन हिम टू फाइंड अ वे आउट. अगर मीडिएट करना है तो अगर मेरा दोस्त ही है तो आई विल बी एबल टू प्रिवेल अपॉन हिम टू बी एबल टू से दैट इसमें चलो अपने क्लाइंट को बोल के इतना थोड़ा और करके लेट अस सेटल इट सिचुएशन, कि जहाँ पे दोनों पार्टीज का एक कोई बीच का रास्ता निकल रहा है और मीडिएट डिस्प्यूट हो जाए. अगर वो लॉयर अननोन है, फॉर मी टू बी एबल टू कन्विंस हिम, वो हो सकता है कि उतना इजी नहीं हो, वो शायद गिवन नहीं करे कि नहीं उतना तो हमको करना ही करना है. राइट. तो सो फ्रेंड्स होते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इजी हो जाता है. और कोर्ट में फेस करना, अब हमारे लिए कोर्ट का सिचुएशन अलग है, कोर्ट के एक बार बाहर निकल गए फिर अलग है. अपोजिंग काउंसिल तो हम फिर ऐसा नहीं कि लड़ते ही रहते हैं, ऐसा तो है ही नहीं. अगर कोर्ट में कितना भी लड़ लिया, एक बार कोर्ट से बाहर आ गए फिर विल लीव इट. ये सब चीजें हम कोर्ट में छोड़ के ही आते हैं. राइट. अब जैसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उसमें हमने कई बार देखा है जहाँ पे रात को कोर्ट ने डिसीजन लिया है, या फिर छुट्टी के दिन कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, ऑर्डर कोई पास किया है, ऐसा कुछ हुआ है. तो ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस में ही होता है, या फिर एक ऑर्डिनरी इंसान है और उसका केस बहुत सीवियर है तो उसमें भी होता है? अब वो डिपेंड करेगा कि कोर्ट को इमरजेंसी सिचुएशन लग रही है कि नहीं. अगर आपको अर्जेंट हियरिंग करना भी है तो वो परमिसिबल है. कोर्ट का काम है न्याय देना. अल्टीमेटली जो कोर्ट को प्रिसाइड कर रहे हैं वो भी ह्यूमंस ही है. वो ऐसा नहीं है कि वो 24/7 वो काम कर ही सकते हैं. उनको भी फैमिली है, उनका भी पर्सनल टाइम होता है. तो नॉर्मली कोर्ट का टाइम फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि बियॉन्ड कोर्ट आवर्स कुछ हो ही नहीं सकता. अगर कोई बहुत इमरजेंट सिचुएशन है कि चलो मेरा घर डिमोलिश करना है और आज तो संडे है, तो आज कोर्ट सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो संडे के दिन भी आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि दिस इज व्हाट माय अर्जेंसी इज, प्लीज कंसिडर हियरिंग द मैटर टुडे. कोर्ट को लग रहा है कि जज को लग रहा है कि यस इनफैक्ट दिस इज वेरी अर्जेंट, और अगर मंडे को सुना तो ये इरिवर्सिबल सिचुएशन हो जाएगा, तो कोर्ट ग्रांट्स हियरिंग. आपने कभी ऐसे छुट्टी वाले दिन या फिर ऐसे ऑड आवर्स में ऐसे केसेस लड़े? नॉर्मली कोर्ट में क्या होता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि कोर्ट को ये इमरजेंसी सिचुएशन लगे कि नहीं अगर ये आज नहीं सुना तो कल तो क्या ही हो जाएगा. ऐसा नॉर्मली नहीं होता है. अब आप जो कह रहे हैं कि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में ऐसा होता है, लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जज को कन्विंस कर पाता है कि नहीं कि ये बहुत इमरजेंट है कि नहीं है. मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं आई है कि मुझे ओवरनाइट जाना पड़े कि कल कोर्ट में कि ये हो ही गया वरना कल क्या ही हो जाएगा, तो ऐसा तो मेरे पास नहीं आया. राइट.
अब कुछ कुछ क्विक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है टेक अवे सेगमेंट, जहां से लोग जो है वो आपको सुनकर कुछ अपने लाइफ में इम्पैक्ट बना सके, कुछ जान सके। सो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जब भी किसी के लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती है कि उनके ऊपर कोई केस आया है या फिर उन्हें किसी के ऊपर केस करना है, कुछ हीटेड मोमेंट होते हैं जहाँ पे वो डिसाइड करते अब तो केस करना ही है, तब ऐसे सिचुएशन में कैसे उन्हें लॉयर सिलेक्ट करना चाहिए? अब लॉयर्स के लिए एक ये प्रोफेशन में एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है। आपको कोई न्यूज़पेपर में कहीं भी लॉयर का एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बैंड है। तो आपको रेफरेंस ही लेना है कहीं और रिलेटिव्स के पास से या अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं से, या फिर अगर हाई प्रोफाइल केसेस है और वो कवर्ड है मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, तो फिर लॉयर्स के नाम आपको ऐसे ही जानने मिल जाते हैं। तो फिर आपको रिलायबल सोर्स है या फिर अपने तरीके से कि जो आपको लग पाए कि उनको एक बार उनके साथ एक बार मीटिंग करके पता चलेगा कि ये इनको हमको रिटेन करना है कि नहीं करना है। और वो कितने टाइम में डिसाइड करना होता है कि मुझे लॉयर अभी चाहिए? मतलब वो जैसे अब किसी डॉक्टर के पास जाना है तो हम 2 ओपिनियंस लेंगे, 3 ओपिनियंस लेंगे, उसके बाद हम बाईपास सर्जरी करवाएंगे। इसी तरह लॉयर्स में भी ऐसे ही होता है। लॉयर्स में अगर क्रिमिनल कोई डिस्प्यूट है तो क्रिमिनल डिस्प्यूट में आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना है कोर्ट में, लॉयर के पास फाइनलाइज कर देना है, क्योंकि डिले विल वर्क अगेंस्ट यू इन अ क्रिमिनल मैटर, स्पेशली फॉर द कंप्लेनेंट। अगर आपको कुछ कंप्लेन करना है देन यू मस्ट इमीडिएटली रश टू दी कोर्ट। अगर आपका सिविल डिस्प्यूट है तो उसमें आप यू कैन टेक योर टाइम। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। ज़्यादा टाइम लेना, वो कोई भी मैटर हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी हो, वो इट विल एडवर्सली अफेक्ट योर केस। लेकिन क्रिमिनल में भी ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली आपको आज के आज अगर यहाँ कुछ हो रहा है देन आई विल हैव टुडेज इवनिंग टाइम टू शेड्यूल अ मीटिंग विद अ लॉयर, और कल सुबह मैं किसी और को मिल लूँ, या अगर जिसको मुझे कंसल्ट करना है वो आज बहुत बिजी है तो मैं किसी और को आज पहले मिल लूँ और उनको कल या परसों मिल लूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक हफ्ते 10 दिन तक आपको अपॉइंटमेंट दे ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो क्रिमिनल मैटर्स में आप अगर कंप्लेनेंट है तो आपको थोड़ा इमीडिएटली प्रोसीड करना है क्योंकि डिले विल कम इन योर वे। राइट। और बाकी आप टाइम ले सकते हैं। राइट। अब जैसे आजकल देखा गया है कि बहुत सारे जो डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं वो भी LLB कर रहे हैं, वो भी लॉ पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने देखा हुआ है कि कोई सी है तो वो उसके साथ में लॉ पढ़ रहा है, कोई BC है, कोई IT का फील्ड का है वो भी लॉ पढ़ रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इतने सारे लोग लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो बैठ के हो रहा है इसलिए? अब लॉ थोड़ा डायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो सोचिए कि मेरा हाथ ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ से उठ नहीं रहा है, then I'll not have an opinion कि ये क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो you will also not have an expert opinion कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि लोगों को कुछ कुछ पता होता है, then everyone will have an opinion कि अच्छा इसमें तो ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। तो इसके चलते हो सकता है कि साइड में उनको हो कि चलो लॉ भी साथ में कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा तो उनके ओपिनियंस होते ही हैं। और इज इट नॉट द मॉनेटरी फायदा वो नहीं देखा जाता कि शायद साइड में ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप साइड में कर सके। ओके। अच्छा, फॉर अ लॉयर ही कांट इवन engage himself into any other work while he is a lawyer। उसको एक ही काम करना है, he cannot accept any employment। वो प्रोफेसर हो सकती है, कैन लेक्चर्स वो सब कर सकती, लेकिन कोई एम्प्लॉयमेंट वो नहीं ले सकती। एक सनद लेनी होती है, सनद इज अ सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग एनरोल्ड इनटू स्टेट बार काउंसिल। तो आपको एक बार लॉयर बन गए, लॉ डिग्री आ गई, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करना है और एक सर्टिफिकेट लेना होता है जिसको सनद कहते हैं। फिर अगर आपको कोई जॉब लेना है एक्सेप्ट इन अ लॉ फर्म, तो फिर आपको सनद सरेंडर कर देनी होगी, देन ओनली यू कैन टेक अप एनी जॉब। तो ऐसा नहीं है कि ये साइड में ये भी चलता रहे और दूसरा भी चलता रहे, ऐसा परमिसिबल नहीं है, इट इज नॉट परमिसिबल। ओके। एंड लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारी अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन जब भी आपका किसी क्रिमिनल के साथ फेसिंग होता है या फिर आर्ग्यूमेंट्स आप उनके लिए करते हैं या फिर उनके खिलाफ करते हैं, सो व्हाट आर योर थॉट्स? आपके एथिक्स, आपके यू नो जो भी आपकी पर्सनालिटी है, उन सबको अफेक्ट होता है कि यार ये केस सोल्व नहीं हो रहा है या फिर ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो नहीं होता है। वी नो कि इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट
somebody who is accused of murdering someone, तो मुझे उसका represent करते time I'll know what he's facing, what is the evidence collected against him, whether that evidence is sufficient for a court to hold him guilty. उसमें कहाँ कहाँ procedural lapses है, उसमें कहाँ ऐसा हो सकता है कि मैं ये I'll talk about the incident of Rajkot which happened a few days back, very unfortunate incident. अब उसमें लेट्स से कि अगर वो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे कोई बैठा है बंदा, उसको अगर अक्यूज बना दिया है, तो फिर वहाँ पे वील ट्राई टू फाइंड आउट इफ ही इज एक्चुअली गिल्टी और नॉट. अगर वो नहीं है देन आई विल हैव टू इंश्योर, अगर वो मेरे पास आया है देन आई विल हैव टू इंश्योर कि उसका रोल कोर्ट को पता चले कि ही वाज मेयरली डूइंग दिस जॉब, उसका और कोई वर्क था नहीं, ही डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, ही वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर गेटिंग परमिशंस व्हिच आर नेसेसरी, उसका रोल लिमिटेड था. तो जो भी अक्यूज्ड है जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें या तो मैं उसका केस लेने से पहले अगर मुझे लग रहा है कि ये गिल्टी है तो मैं पहले से शायद मना कर दूं कि भाई मुझे ये केस नहीं लेना है. आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रिप्रेजेंट यू, नॉट बिकॉज आई फाइंड इट दैट यू आर गिल्टी, but if I'll not be able to represent you to best of my ability, it will be injustice to him. So I'll refuse the case. और अगर मैं accept कर रहा हूँ then I'll know what is the defense that I'll have to put up for him. तो वो एक सेट पहले से एक बार केस पेपर्स पढ़ते हैं तो फिर हमें आइडिया लग जाता है कि these are the cases, these are the points which are favor of the accused that we are representing. तो हमको बस वही कोर्ट को दिखाने होता है. So you don't take your emotional things to your house or anything? No. बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं या फिर इंजीनियर्स होते हैं या फिर कोई आर्टिस्ट होता है, तो वो किसी शादी में जाते हैं या फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि थोड़ा गाना सुना दो या फिर इधर दर्द हो रहा है. आप जब कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं? अब उनके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो तो पूछ ही लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी का ये डिस्प्यूट है, तो मेरे पापा के पास ये था, फिर मम्मी के पास ये प्रॉपर्टी ली है, अब ये जॉइंट में ओनरशिप है तो मुझे कितना मिलेगा, या ब्रदर सिस्टर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या होगा, विल करके जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर विल नहीं बनाई है तो क्या होगा. ऐसे जितने भी, अगर मैट्रिमोनियल भी बहुत ज्यादा होता है कि वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम किया है हस्बैंड के सामने, वहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों को डिवोर्स लेना है, या वाइफ ने 498A वाली डोमेस्टिक वायलेंस वाली कंप्लेंट फाइल करी है तो उसमें क्या होगा, सबके सामने कर दी है. ये अच्छा ट्रेंड है आजकल. अब हो सकता है कि वो सिस्टर इन लॉ हो, वो कहीं और दूसरे सिटी में रह रही हो तो उसके सामने भी कर दे रहे हैं. जो सबके पास जो इश्यूज होते हैं वो पूछते रहता है कि क्या करना है. Do you answer them all patiently? Of course, we'll answer them patiently. और साथ में इसके मतलब साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मेरे केस में एक्चुअल में क्या है. लॉयर्स चेंज भी करते हैं इन बिटवीन द केसेस, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं उस केस के ऊपर, और लॉयर्स क्यों चेंज करने पड़ते हैं? अब वो आपको कितना कॉन्फिडेंस अपने लॉयर पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. दिस इज सिमिलर टू मेडिकल प्रोफेशन, वेयर यू गो टू अ डॉक्टर, सीक हिज ओपिनियन, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और इफ यू गेट नॉट सो गुड अ रिव्यू ऑफ दैट डॉक्टर, यू माइट कंसिडर चेंजिंग दैट डॉक्टर कि इसके पास नहीं जाना, अब हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे. सिमिलर विथ अ लॉयर, यू कैन गो टू अ लॉयर. अगर आपको इवेंचुअली लग रहा है कि नहीं ये तो सिर्फ डेट्स ही मिले जा रही है और कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, देन देयर विल कम अ पॉइंट वेयर यू विल गिव अप कि ये आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू टेक इट एनी फर्दर, सो आई विल कंसल्ट समवन एल्स. कोर्ट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट है ही नहीं. Court will not be affected whether you have changed your lawyer once or twice or thrice. After a point of time, if a court thinks that you are only trying to delay the case by bringing up a new lawyer every few dates, then court may take it against you. Right. Otherwise, ordinarily changing a lawyer once or twice will not have any impact in the mind of court as far as you are concerned. And police है, judge है, इन सब के साथ आपकी दोस्ती बनाए रखनी जरूरी होता है या फिर it doesn't affect? जजेस के साथ दोस्ती बनाए रखने का सवाल ही नहीं हो सकता. We will have to maintain our professional distance. अगर मेरे कोई रिलेटिव जज भी है तो it is ethical not to appear before him. I'll choose not to appear before someone who is a very close friend or who is a relative. Then I'll choose not to appear before his court. तो जजेस का तो केस ही अलग है. जजेस will also maintain their distance. वो उतने घुलते मिलते नहीं है क्योंकि उनके लिए भी फिर वो थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा दोस्ती हो, तो दैट विल वर्क अगेंस्ट देम कि कोई सिफारिश करने आ जाए कि आप इसमें जरा देख लीजिए यार, इसको बोल लीजिए. तो जजेस आल्सो ट्राई टू कीप देमसेल्व्स लो प्रोफाइल, ज्यादा घुलना मिलना नहीं, ज्यादा बाहर निकलना नहीं या उस तरीके से. पुलिस के साथ हमको काम करना होता है तो
अब उनको हर जगह लॉ नहीं दिखाना है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन. तो अगर हारमोनियस रिलेशनशिप है, दोनों एक कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एडवाइजेबल. कि वो भी दे आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ द अक्यूज. वो अपने प्रोसीजर जो लॉ में है उसी को फॉलो करके जो भी करना है वो करे, एंड वील ट्राई टू इंश्योर कि वो वही करे. काफी बार ऐसा होता है कि हमको पुलिस के सामने ही कंप्लेंट करनी पड़ती है दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज नॉट डन दिस, और दिस इज एप्लीकेशन दैट आई हैड गिवन टू द पुलिस स्टेशन एंड द ऑफिसर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन माय एप्लीकेशन. विल हैव टू गो टू द हायर ऑफिसर. भी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो कोर्ट में जाना है. तो पुलिस के साथ नाता तो है, लेकिन जब तक अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है. अगर कहीं लगा ऐसा कि दिस इज गोइंग बियॉन्ड पोजीशन ऑफ लॉ, or if it is not according to the procedure, then we'll have to go against them as well. तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों होती रहती है. कहा Depends जाता on है the कि case. हाँ, depends on the case. Okay, so it was pleasure having you Apurva on the show today, and मैं आपसे फिर भी कुछ quick questions पूछना चाहूंगी. Right. जैसे do you have work from home? As of now, we choose to prefer physical to appear physically before the court. तो वर्क फ्रॉम होम से बेटर है कि वो कन्विंसिंग वाली चीज़ फिजिकली, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इट इज़ बेटर टू अपीयर इन पर्सन एंड ट्राई टू सी कोर्ट्स रिएक्शन ऑन व्हाट इश्यूज आर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन जजेस माइंड. तो वो फिजिकली मेरे लिए पर्सनली प्रेफरेबल ये है कि आई विल अपीयर इन पर्सन. But do you have that option? I have that option. Okay. What about judges? Do they have to work from home? I don't think so. They are not allowed. So there are, I'll have to categorize this in two parts. One is where they prepare the matters of the next day. They'll have to go through the files. तो अगर next day अगर 100 cases listed है, तो जजेस भी उतना इजी लाइफ नहीं है उनका. वो 100 फाइल्स में से उनको लगे कि इतने फ्रेश मैटर्स है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे पास. पुराने मैटर्स हो सकते हैं एक दो बार पहले देखे हुए, लेकिन फ्रेश मैटर्स है तो वो फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रहे हैं. तो वो फाइल्स 50-60 फाइल्स वो जज के कर जाते हैं, वो रात में वो देख लेते हैं. तो उनके लिए वो वर्क फ्रॉम होम तो है ही है, और कोर्ट वाला काम भी है ही है. So they are already doing it. They are already doing it. Okay. कितने वैकेशंस मिलते हैं कोर्ट में? तो सुप्रीम कोर्ट में अलग वेकेशन होता है, हाई कोर्ट में अलग होता है, लोअर कोर्ट्स में अलग होता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में, सिविल में वेकेशन होता है कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए समर वेकेशन होता है. क्रिमिनल मैटर्स में वेकेशन नहीं होता है, दे कीप ऑन फंक्शनिंग. क्योंकि आज किसी को अरेस्ट किया तो उसका जो प्रोसीजर आगे करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए रिमांड लेना है नहीं लेना है, उसको बेल देनी है नहीं देनी है. तो दैट इज नॉट समथिंग वेयर द कोर्ट कैन से दैट ओके आई एम ऑन वेकेशन, विल नॉट हियर योर केस, यू रिमेन बिहाइंड बार्स फॉर नेक्स्ट 15 days. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं होता है वेकेशन इन क्रिमिनल मैटर्स. हाई कोर्ट में वेकेशन, समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, और एक दिवाली वेकेशन होता है. Wow. But then we have two courts which are designated for hearing urgent matters. वो तो वेकेशन में भी होता ही है. Okay. तो एक सिविल मैटर्स के लिए होता है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए होता है. तो अर्जेंट चार्ज तो होता ही है. तो वो तो डिस्पाइट वेकेशंस वो कभी भी हो वो तो फंक्शन करते ही हैं. And what about Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन लंबा होता है. इट इज अबाउट 1.5 months. जो अभी सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन चल ही रहा है. लेकिन वहाँ भी वेकेशन कोर्ट्स तो है ही, वहाँ भी अभी भी फंक्शन तो कर ही रहा है. एक दो कोर्ट्स तो वेकेशन में फंक्शन करते ही हैं. Right. And last thing that you would like to say to civilians जो कभी कोर्ट कचहरी गए नहीं हैं, और भगवान करे कभी जाना भी ना पड़े, but hopefully it's like आप लोग अपने प्रोफेशन को ना ही कहीं पे एडवर्टाइज करते हैं, ना ही आप किसी को बताते हैं कि अरे मेरे पास आ जाना. So how does it work for you? Like कैसे काम चलता है? मैंने अगर फर्स्ट होगा फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, सो ये बहुत लंबी जर्नी है. जूनियर डेज लॉयर्स के लिए दूसरे प्रोफेशंस के कंपैरिजन में थोड़े डिफिकल्ट होता है. केसेस लाना, अगर आपके साथ अगर कुछ आज हो रहा है, then you'll not choose to go before a lawyer who has just come up. अगर उसका 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस है, then you'll not perhaps consider him as your lawyer. You will go to someone who is experienced. So how this works is that being a junior lawyer, you join someone who is a senior, you learn work, you learn how to deal with the clients, you also learn the niceties of law, how the courtrooms work, how the judges work, and eventually if you get a case, अगर आपने उसमें अच्छा किया है, and if the client is satisfied with your work, he himself will advertise for you. मेरे पास साथ ऐसा हुआ था, and I went to him and
if you also have a problem, you should go to him. So that is how it works for us. It's Right. the publicity by the clients itself. राइट। और एक लास्ट में मैं चाहूंगी कि आप व्यूवर्स को बताएं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या है और वो ही क्यों चूज करना चाहिए इफ द केसेस आर नॉट वेरी सीरियस और सीवियर। Correct. Out of court settlement is an option. वो एक obligation नहीं है. It is not compulsion for anyone to settle the case, but it is advisable for you to settle your case because it will save you energy, your money, your time, peace of mind, everything. तो अगर आपको लग रहा है कि this is a mode in which we can put an end to the dispute, in a way you will have to let go some part, of course. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जो भी डिमांड है सामने वाला एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि जैसे आपका डिमांड है वैसे उसका होता है. बट इफ यू कैन फाइंड अ वे विच वर्क्स फॉर यू, बोथ ऑफ यू, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि दिस विल सेव यू a lot of everything. Right. Thank you so much. It was pleasure having you on the show today. Likewise. Thank you for having me. And जैसे कि सर ने बोला कि उनका कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, but I guess you know where to go when you have any kind of such problems and any kind of legal guidance अगर आपको चाहिए तो आप एक अच्छे लॉयर को चूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ जो है वो इजी बना सकते हैं. थैंक यू सो मच. इट वाज प्लेजर हैविंग सर एंड टॉकिंग अबाउट लॉट मेनी things about judicial system that we have in our country. अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग गेस्ट को मैं लेकर के आऊंगी. आप बने रहिए हमारे साथ. हमारे चैनल लेट्स टॉक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा. और अगली बार जब तक हम आए तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. फर्नीचर कर्टसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू.